Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss another very important nervous disorder, that is epilepsy. So let's move to the board. So dear students, epilepsy इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया था इन द फंक्शनल डिसऑर्डर्स। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन और इट्स जनरेशन। नर्व इम्पल्स की आगे तरसील में या फिर उसके जनरेट होने में, उसके प्रोड्यूस होने में, उसके प्रोपेगेट होने में अगर कोई इशू आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, सो दैट वेरी काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज फंक्शनल डिसऑर्डर। और उसकी एग्जांपल में हमने बात की थी एपिलेप्सी की। आपने इसका नाम सुना होगा, उर्दू में इसको मिर्गी कहा जाता है, मिर्गी के दौरों का नाम सुना होगा आपने। सो इट इज़ अ प्योरली फंक्शनल डिसऑर्डर। इसको हम डिफाइन करते हैं, अ नर्वस डिसऑर्डर in which there is abnormal and excessive discharge of nerve impulses in brain. Yes my dear students, ये MCQ के तौर पर भी याद रखना है कि जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज है इम्पल्स का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से मेन हिस्से में होगा? द आंसर वुड बी द ब्रेन। तो ये अपने MCQ के लिए इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली होता क्या है? द पेशेंट सफर्स फ्रॉम unprovoked seizures. So dear students, ये unprovoked seizures क्या होते हैं? Unprovoked का मतलब है कि जिसकी कोई रियल कॉज मालूम ना हो, मतलब इसका कोई पता नहीं कि किस वजह से ये दौरा पड़ना शुरू हो गया। सीजर्स यहाँ पर इसका मतलब है दौरे। अब इसको हम सीजर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट आर सीजर्स? So seizures are the temporary, abnormal, state of brain characterized by convulsions. Yes my dear students, marked by और characterized by convulsions. तो हमने यहाँ से एक बात को आगे निकालते चले जाना है और उसको आगे एक्सप्लेन करते चले जाना है। सो एपिलेप्सी अ नर्वस डिसऑर्डर, ऐसा दिमागी मर्ज कि जिसमें देयर इज एबनॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल ना हो, एंड एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो, फायरिंग हो नर्व इम्पल्सिस की। कहाँ पर? ब्रेन में। इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो होता है वो सफ़र करता है फ्रॉम अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अनप्रोवोक्ड का मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें इसमें कोई पता नहीं चलता कि किस वजह से वो दौरा पड़ना शुरू हो गया, तो उसको हम कहते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर्स। और सीजर्स किसे कहते हैं? ये एक टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन है जिसमें जो है करेक्टराइज किया जाता है बाय कन्वल्शंस। अब आप डियर स्टूडेंट्स, आप कन्वल्शंस के हवाले से बिल्कुल परेशान हो, मैं भी बता देता हूँ। What are convulsions? Convulsions कहा जाता है आमतौर पर, it is the involuntary movement, especially contraction
ऑफ मसल्स। अगर हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो खुद ब खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करते हैं और खुसूसन कंट्रैक्शन उनके अंदर हो जाए और बड़े स्टिफ किस्म की कंट्रैक्शन हो जाए, सो दैट वेरी काइंड ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट इज कॉल्ड एज कन्वल्शंस। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो कन्वल्शंस और सीजर्स ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो सीजर्स में क्या है कि ये एक वक्ती तौर पर एक टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट है ब्रेन की, जिसमें कि एब्रप्ट और एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है नर्व इम्पल्सेस का। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। तो इसको मैंने उस एज के एतबार से डिवाइड किया इसकी कॉजेज़ को। नंबर 1 हम बात करेंगे इन द न्यूबॉर्न। अभी जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, जब ये अभी पैदा हुए हैं, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको फौरी तौर पर रुलाया जाता है, उसको कोई पेन स्टिमुलस दिया जाता है ताकि वो रोना शुरू करे, क्योंकि जब वो रोना शुरू करेगा तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जब वो मदर की वोम में था, यानी कि यूट्रस में था, तो तब तो उसको खुद से सांस लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मदर की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा था उसके पास बना बनाया, और कोई इसमें खुद से उसकी इन्वॉल्वमेंट बच्चे की नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो डिलीवर हुआ, एज सुन एज इट इज़ डिलीवर्ड, उसको फौरी तौर पर चुटकी काट के, थप्पड़ मार के और उसकी बैक के ऊपर या उसको रब करके उसको रुलाया जाता है, ताकि रोएगा तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ऑक्सीजन के जो मिलने का प्रोसेस है वो भी उसको एक्टिवेट हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो जैसे डिलीवर हुआ तो चंद मिनट्स तक वो रो नहीं पाता, उसको सही सांस नहीं आ रहा होता, क्योंकि रोएगा नहीं तो सांस नहीं आएगा। सो ऐसी कंडीशंस में जो ब्रेन टिश्यू है ये सबसे डेलिकेट है हमारी पूरी बॉडी में। ब्रेन और हार्ट ये वाहिद दो ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो कि विच कैन लीस्ट विद स्टैंड विद द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर न्यू बॉर्न्स के अंदर हो जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ख़ास तौर पर कहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, टू ब्रेन, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बच्चे जो हैं उनके अंदर एपिलेप्सी के होने का ख़तरा खूब मौजूद होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यंगर्स की, जो इससे थोड़े से नौजवान होते हैं। उनके अंदर डियर स्टूडेंट्स, यंगर्स के अंदर या तो ये जेनेटिक होगा, मतलब कि ये मारूसी बीमारी है जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलते चली जाती है, फ्रॉम पेरेंट्स से आगे इनहेरिट होती चली जाएगी, या फिर कोई डेवलपमेंटल इशू हो सकता है। डेवलपमेंटल इश्यूज, सो डिफरेंट डेवलपमेंट, जहाँ पे भी वर्ड आएगा डेवलपमेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स और द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, यानी जब बच्चा माँ के पेट में था तब उस वक्त जो ऑर्गन्स बन रहे थे, उस वक्त अगर कोई इशू आ जाए तो उसको हम डेवलपमेंटल इशू कहते हैं या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं। तो अगर न्यूरॉन्स के अंदर या जो ब्रेन टिश्यू है वो सही तरह से डेवलप ना हो पाया हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो उस वक्त भी जो यंगर्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तीसरा हम बात करेंगे आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज होती है 40 साल की उम्र के बाद अगर एपिलेप्सी हो, सो द मेन कॉज इज ब्रेन ट्यूमर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और ट्यूमर्स का आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज एन एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल्स, एन एबनॉर्मल मैस ऑफ सेल्स, यानी कि आमतौर पर हमारी उसको ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी के अंदर उसको एक मैस की, लेकिन जब म्यूटेशंस हो जाती हैं हमारे सेल्स के अंदर तो उस वक्त हमारे सेल्स भूल जाते हैं कि कितना डिवाइड करना है, और फिर रैपिडली वो भी डिवाइड करना शुरू कर देते हैं,
और इसी तरह से अगर यही सेल डिवीजन जो कि एबनॉर्मल सेल्स की है ये बनना शुरू हो जाए ब्रेन के अंदर तो उसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। और आम तौर पर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज अगर एपिलेप्सी हो तो ये उसकी मेन वजह तस्लीम की जाती हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एट एनी एज किसी भी उम्र में एपिलेप्सी हो सकती है दो वजूहात की बेस के ऊपर। नंबर 1 इज हेड ट्रॉमा एंड नंबर 2 इज CNS इन्फेक्शंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हेड ट्रॉमा मतलब कि किसी भी उम्र के हिस्से में अगर एक्सीडेंट्स के ज़रिए या लड़ाई झगड़े के दौरान किसी भी तरह से अगर दिमाग पर चोट लग जाए, ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी। और आम तौर पर जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं ये एक्सीडेंटल हो सकती हैं या कोई लड़ाई झगड़े के दौरान जो सर पे चोट लगती है या बाइक एक्सीडेंट्स या कोई मेजर और एक्सीडेंट उस दौरान जब सर पे चोट लगती है या फॉल यानी कहीं से कि ऊंचाई से गिर जाना, सर के बल गिर जाना, उस वक्त जब सर को चोट पहुंचे, ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी एज में, ये बचपन में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, ये यंग एज में भी हो सकता है, ये आफ्टर 40 भी हो सकता है, इन 40 भी हो सकता है। सो कोई इशू इसमें यानी कि लिमिटेशन नहीं है। दूसरा CNS इन्फेक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो मेनिंजेस है हमारे ब्रेन की उनको इफ़ेक्ट करते हैं और इसी के साथ साथ हमारे जो ब्रेन टिश्यू है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस वजह से भी जो एपिलेप्सी है वो हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एक अहम बात आपको बताता चलता हूँ कि जब भी किसी एपिलेप्सी के पेशेंट को दौरा पड़े यानी कि उसको सीजर्स हों, सो डियर स्टूडेंट्स वो उसमें कंडीशन क्या होती है, अगर आपने कहीं देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो पेशेंट होता है, जो एपिलेप्टिक पेशेंट है, या तो वो मुंह के बल गिरेगा आगे को या वो कमर के बल गिरेगा पीछे को। और ये वाहिद ऐसा टाइम पीरियड है जो है तो टेम्पररी, ये चंद सेकंड से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाएगा। जब अनकॉन्शियस होकर गिरेगा तो उसे नहीं पता कि कहाँ पर गिरना है, कैसे गिरना है। तो जैसे ही गिरा तो उसके हाथ पांव ऐसे मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर को ऐसे मूव कर जाती हैं, आई बॉल्स ऊपर को मूव कर जाते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। इवन के जो उसके जो जॉज होते हैं दे बिकम लॉक्ड। आप उसमें बड़ी मुश्किल से कोशिश करें उसके दरमियान को स्पून रख कर उसको खोलने की तो खोल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने किसी भी किस्म का कोई टोटका इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ठीक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई मेडिकल इमरजेंसी को ज़रूर सीख कर सकते हैं, कोई 112 पे कॉल करें या आपके अगर कोई करीबी कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो उसकी इमरजेंसी में पेशेंट को ले जाएं। अदरवाइज खुद से ऐसे पेशेंट के ऊपर टोटके मत अपनाएं। उसकी रीज़न आमतौर पर यह देखा गया है कि ऐसे पेशेंट को जैसे वो बेहोश होकर गिरा तो उसके इफेक्शन में आकर उसको कुछ खिलाने की या पिलाने की कोशिश की जाती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एक्ट, क्योंकि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोश हो चुका है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर मौजूद है। अगर आपने उसको कुछ खाने के लिए या उसके कुछ पीने के लिए उसके मुंह में कुछ रखा तो वो अपनी ज़ुबान को काट लेगा, उसे नहीं पता क्योंकि वो बेहोश है। लेकिन उसके जब रिफ्लेक्सेस चलेंगे तो उसे वो चबाने की अगर उसने कोशिश की तो उसको ज़ुबान अपनी काट बैठेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उसको मेडिकल इमरजेंसी सीख करनी है या फिर उसके लिए दुआ करनी है, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसको उठाकर और अपने किसी नरम जगह के ऊपर रखकर उसके हाथ और पाँव, उनके जो उनसे सोल्स होती हैं, तलियाँ होती हैं, इनको रब करना शुरू कर दें। तो यही एक हालत हो सकती है कि आप इस सिचुएशन से उसको निकाल सकें। अदरवाइज़ कोई किसी किस्म का घरेलू टोटका या जो हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि आसपास के लोग आ जाते हैं और वो अपने अपने मशवरे देना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड। इसमें बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है अगर वो गिर जाए। ख़ास तौर पर एपिलेप्टिक फिट उस वक्त डेंजरस होता है डियर स्टूडेंट्स जब पेशेंट मुंह के बल गिरे।
तो ऐसे पेशेंट जब उनको दौरा पड़ता है और मुंह के बल गिरते हैं, उनका अक्सर चेहरा जो है वो छिला हुआ होता है, ज़ख्मी होता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसा मरीज़ हो जो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा हो, तो डियर स्टूडेंट्स, उसको कभी भी अकेले मत छोड़ें पानी के करीब या आग के करीब, या उसको कभी भी सेल्फ ड्राइव करने के लिए कोई चीज़ ना दें, ना बाइक ना गाड़ी, किसी भी किस्म की कोई व्हीकल उसको मत दें, क्योंकि हमने बात की कि जो उनसे सीजर्स हैं दे आर अनप्रोवोक्ड, मतलब उसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई इसमें वजह समझ नहीं आती कि अगर इस वजह को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो दौरा नहीं पड़ेगा। इसमें किसी भी वक्त कहीं पे भी किसी टाइम पे भी उसको सीजर्स हो सकते हैं, वो दौरा पड़ सकता है, उसको कन्वल्शंस हो सकती हैं। अगर वो पानी के करीब बैठा है तो ऐसा देखा गया कि वो पानी के अंदर ही गिर जाएगा, क्योंकि वो तो बेहोश है, तो उससे डेथ हो सकती है। अगर वो आग के करीब बैठा हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो वो उसकी भी आग के अंदर गिर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। अगर वो बाइक राइड कर रहा है तो उसी दौरान अगर उसको दौरा पड़ा तो उस दौरान वो बाइक से गिरकर एक्सीडेंट, किसी मेजर एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। इसी तरह से अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो तब भी किसी मेजर एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। सो ऐसे पेशेंट्स को कभी भी अकेला मत छोड़ें, ख़ास तौर पर ये इन 4 सिचुएशंस में, पानी के करीब, आग के करीब, बाइक ड्राइव करने के लिए या गाड़ी ड्राइव करने के लिए इनको मत दें अकेले में। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अभी तक इसका कोई नॉन क्योर नहीं है। देयर इज नो नॉन क्योर ऑफ एपिलेप्सी। अभी तक इसका कोई नॉन क्योर नहीं है, कोई इलाज मुकम्मल तौर पर मुहैया नहीं है। हाँ, ये एक ज़रूर मेडिसिन ने इजाद की कि वो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए कुड बी कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ अद्वियात उन्होंने दरियाफ्त की। उन मेडिसिन्स को कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग। उन मेडिसिन्स को जब पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट जो है वो उसका जो न्यूरॉन्स हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो एक्टिविटी का करने का जो काम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये अटैक होने का यानी कि सीजर्स का यानी कि कन्वल्शंस का जो ख़तरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी, यानी दौरा पड़ने से बचने के लिए भी इसको किया जाता है, और अगर दौरा पड़ने के बाद भी उसके इलाज के तौर पर भी इसको इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता है, इन मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स, या उनको एंटी एपिलेप्टिक्स कहा जाता है। तो ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि दौरों को रोकेंगी वक्ती तौर पर। जब तक गोली का असर रहेगा, जब तक उस टैबलेट का असर रहेगा, तब तक वो उसको दौरा आम तौर पर नहीं पड़ेगा। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट 100% श्योर कि उसको दौरा नहीं पड़ेगा, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि अगर उसने एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन आपने दे दी उसको, तो उसमें दौरा पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस कंडीशन पेशेंट के लिए तो है ही, लेकिन जो इसके अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जब पेशेंट को इसका जो दौरा पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एपिलेप्सी के मरीज़ कितने ख़तरनाक हद तक सिचुएशन से गुजर सकते हैं। सो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मौजूद है तो उनको इन सारी बातों से आगाह भी कीजिए। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।